हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस के फुल ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं, इसलिए आप लोग बढ़िया से तैयार होके ध्यान से देखिए। चालू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ पे साइंस फुल ऑब्जेक्टिव। देखिए, फिजिक्स के 210 महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी इसमें फिजिक्स का पूरे भौतिक का में से 210 ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, प्रकाश कौन सा तरंग है। बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा जूम। प्रकाश कौन सा तरंग है। तमप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है तो कराने में टाइम लगेगा। वॉइस का दिक्कत होगा तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। प्रकाश की चाल अधिक किस में होती है। निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा या तो समतल या तो उत्तल। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। आगे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो वक्ता केंद्र पर। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है सीधा, काल्पनिक और छोटा। दर्पण सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/1। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। अवतल। लेंस सूत्र है, तो यहाँ पे माइनस होगा। देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा बस लेंस सूत्र में। देखिए लेंस सूत्र। लेंस सूत्र देखिए 1/v - 1/u बराबर 1/1। किसी कार के आगे दीप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। आगे किसी कार में आगे लगा रहता है उत्तल दर्पण। किस दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में होता है। उत्तल दर्पण का। नई खातीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है ऋणात्मक। यानी देखिए ऐसे रखा है तो इधर रखेगा, ये सामने हुआ इधर, तो यहाँ इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है। आगे देखिए, किसी दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है तो उत्तल का। कि यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आवर्धन ऋणात्मक है तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। आगे देखिए, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाए। यानी डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है। अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाता है। वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आगे देखिए, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत यानी टाली बनाने के लिए अवतल। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। गोलीय दर्पण की फोकसांतर और वक्ता त्रिज्या में क्या संबंध है। देखिए, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या में संबंध है। बराबर r/2। वक्ता त्रिज्या के आधा होता है फोकस दूरी।
किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। आगे देखिए, किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। अवतल तो दोनों बनाता है, सीधा और उल्टा दोनों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब होता है? तो उत्तल। आगे देखिए, वायु में प्रकाश की चल निर्वात की अपेक्षा कम होती है, यानी वायु में कम होता है, निर्वात में ज़्यादा होता है। प्रकाश की चल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तालाब का गहरा दिखाई देना का कारण है प्रकाश के अपवर्तन। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने के कारण है प्रकाश के अपवर्तन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक है। लेंस का आवर्धन का मात्रक नहीं होता, मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है m बराबर v/u। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है म्यू बराबर होता है sin i/sin r। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का सबसे अधिक होता है, 2.42 होता है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को। कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आगे देखिए, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल। किस माध्यम में प्रकाश की चल अधिक होती है? निर्वात में। शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। देखिए, 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी क्षमता होगी 20/50 यानी 5 डायोप्टर। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो मिट्टी होगा। देखिए, मिट्टी। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2। परावर्तन और अपवर्तन दोनों का 2 नियम होता है, 2 नियम। आगे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब समझ में आएगा। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो अवतल लेंस के द्वारा। एक एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी उत्तल लेंस ऐसा होता है, किनारों में पतला होता है, बीच में मोटा होता है। आगे देखिए, किस बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए? समान आकार जब भी कहेगा तो वक्ता केंद्र पर रखिएगा। आगे देखिए, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है फोकस और लेंस के बीच। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कौन बना सकता है? किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? उत्तल लेंस। अवतल सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है, बनाता है। फोटोग्राफी का अदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी में कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस। प्रकाश का न्यूनतम चाल होता है कांच में, यानी ऑप्शन के अनुसार, जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार मारिएगा। अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का दिखाई देगा? तो वहाँ पे बताएं, समान बराबर आकार का कहेगा तो वक्ता केंद्र पर रखिएगा। स्नेल के नियम से होता है कि स्नेल का यानी अपवर्तन के द्वितीय नियम sin i/sin r। आगे देखिए, उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? वक्ता केंद्र पर बराबर आकार का। 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले अवतल लेंस की क्षमता होगी, अवतल लेंस कह रहा है, अवतल लेंस यानी निगेटिव होगा, -4 डायोप्टर। 25 × 100 हो जाएगा। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? जल का 1.33, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 सबसे ज़्यादा होता है हीरे का। कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस होगा। आगे देखिए,
एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, बाकी इस प्रकार का लेंस है, यानी प्लस है तो उत्तल होगा और 20 सेंटीमीटर इसका फोकस दूरी होगा। 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता होगी तो -1 डायोप्टर 1 मीटर कह रहा है, यानी 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 डायोप्टर होता है। आगे देखिए, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी ऑप्शन के अनुसार सी होगा। ऑप्शन वहाँ पे सी में राइट आंसर रहता है। आगे देखिए, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाते हैं कहलाते हैं पारदर्शी, यानी जिससे प्रकाश आर पार हो जाए उसे पारदर्शी कहते हैं। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक यानी उत्तल। दर्पण कह रहा तो अवतल होगा, उत्तल में सिर्फ लेंस में उत्तल होता है और दर्पण में अवतल होगा। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? तीनों दर्पणों द्वारा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? उत्तल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा लेंस लगा रहता है? कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। आगे देखिए, संबंध F बराबर R/2 सत्य है अवतल और उत्तल दोनों दर्पणों के लिए। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ये सब्जेक्टिव में भी आ जाता है, आएगा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इसका ये आंसर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। आगे देखिए, प्रकाश के एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यानी वायु से सघन में जा रहा है। जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। आगे देखिए, पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है प्रकाश के अपवर्तन। ये तो पहले भी आ चुका। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, यानी विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा और सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर मुड़ेगा। आगे देखिए, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वह जगह कौन सा है? रेटिना पर बनता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? परिचारिका। आँख का व्यवहार होता है उत्तल लेंस की तरह। आँख कैसा कार्य करता है? तो उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। आगे देखिए, एक स्वास्थ्य आँख की दूर बिंदु होता है अनंत। समान दृष्टि के व्यस के लिए सुस्पर्शन की अल्पतम दूरी यानी न्यूनतम दूरी है। अधिकतम दूरी कहेगा तो अनंत हो जाएगा और कम न्यूनतम दूरी कहेगा तो 25 सेंटीमीटर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा, यानी हमारी आँख द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग होता है? निकट 3 अक्षर है तो यहाँ पे अवतल हो जाएगा 4 अक्षर। अगर दूर रहेगा तो दूर में 2 अक्षर होता है तो उत्तल हो जाएगा। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है, यानी दूर दृष्टि दोष को उत्तल।
किस दृष्टि दोष को अवतल एवं उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है, यानी जरा दृष्टि दोष। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता वह नेत्र में है दूर दृष्टि दोष। यानी निकट नहीं देखेगा तो उसमें दूर दृष्टि दोष है, और दूर नहीं देखा है तो निकट दृष्टि दोष है। किस रंग का विचलन अधिक होता है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी कम होता है? तो लाल। श्वेत रंग कितने रंगों में बढ़ जाते हैं? तो 7। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है? तो बैंगनी का। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है लाल, हरा और नीला। प्राथमिक वर्ण यानी सबसे पहला रंग कौन है? लाल, हरा और नीला। तारे टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय परिवर्तन। प्रकाश के किस घटना के कारण हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण। साउंड में थोड़ा सा दिक्कत होगा, मैनेज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? वायुमंडलीय परिवर्तन। वायुमंडल में कौन सा वर्ग अधिक प्रकीर्णन करता है? नीला। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो नीला रंग को। आगे देखिए, प्रकाश के किस रंग के कारण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य? लाल का। आगे देखिए, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? टिनल प्रभाव। आगे देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला। ये तो पहले हो गया। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। आगे देखिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है कूलम। एक माइक्रो एम्पियर की तुल कितना विद्युत धारा होगी? एक माइक्रो एम्पियर की तुल्य कितना विद्युत धारा होगी? 10⁻⁻6 एम्पियर। बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त किया जा सकता है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? विद्युत धारा। आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। आगे देखिए, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होता है 2 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित बहती है तो गतिशील कण होते हैं इलेक्ट्रॉन। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने प्रोटॉन से बनते हैं? 6.25 × 10⁻18। आगे देखिए, किसी चालक का तार से प्रवाहित विद्युत धारा गतिशील कण होता है। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन। विद्युत आवेश का प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। आगे चलिए, किसी वोल्ट मीटर में स्केल पर OV और IV के बीच 20 विभाजन चिह्न है तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापांक 0.5 यानी 1 में 20 से भागा दे देना तो हो जाएगा। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलम, यानी 1 जूल बटा 1 कूलम। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है? 24 जूल।
वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम। निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? तो जूल बराबर कूलाम बटा वोल्ट बटा, यहाँ वोल्ट बराबर होता है जूल बटा कूलाम, तो जूल बराबर हो जाएगा कूलाम बटा वोल्ट। आगे देखिए ओम का नियम है V बटा I, V बराबर IR, V बराबर I। रिओस्टेट का उद्देश्य क्या था? धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी। रिओस्टेट का उद्देश्य था धारा के परिणाम में बढ़ोतरी या कमी। आगे देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर V बटा I। किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच का संबंध है R बराबर V बटा I। एक विद्युत मीटर कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान होगा 4 एम्पियर। ये समान नॉमरिकल है, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विद्युत का अच्छा चालक था चांदी, ऐसा नॉमरिकल नहीं पूछता एग्जाम में। आमीटर का प्रतिरोध है बहुत छोटा, प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। विद्युत बल्ब का तंतु होता है टंगस्टन का। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी। किस चालक के प्रतिरोधकता का मान, किसी चालक प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। चालक का ओम मीटर। चालक के प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है चालक के प्रकृति पर, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों की संख्या घटने के उपरांत संयोजी प्रतिरोध का कुल प्रतिरोध बढ़ समांतर क्रम में घटता है। R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों के समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। क्या होगा? R बटा N। R बटा N 10 ओम 20 ओम के दो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा 30। 10 और 20 30 होगा। एक विद्युत सेल के से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है विद्युत वाहक बल से कम। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक राशियाँ उनमें समान रहती है? विद्युत धारा। एक जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। ऊर्जा का यह समात्रक होता है जूल। विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत हीटर के तार कुंडली बनी होती है नाक्रोम की। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? किलोवाट घंटा यानी यूनिट। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो जल तो हाइड्रो का होता है हाइड्रो। विद्युत शक्ति का यह समात्रक होता है वाट। किसी बल्ब पर 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा बहती है तो फिलामेंट होगा 110 यानी 220 बटा V बटा I होता है तो 220 बटा ये होगा। अच्छा कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के ओम मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा होता है 0.4 एम्पियर। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट अंकित है तो इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है? 50 वाट। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता? IR² नहीं, IR² नहीं होता, I² होता है, इसलिए ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? जूल बटा सेकंड। जूल बटा सेकंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल।
किसी सीधे चालक में धारावाही धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम के से ज्ञात की जाती है? मैक्सवेल के दक्षिणावर्त नियम से। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है सभी बिंदुओं पर समान। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो बल की दिशा। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा संकेत करता है। आगे देखिए, किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाता है? वेग और संवेग होगा। वेग और संवेग होगा, संयोग नहीं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगा ऊपरी मुखी। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए कौन सा युक्ति होता है? जनित युक्ति का उपयोग होता है। जनित का विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। आगे देखिए, तांबे के तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? आधे परिभ्रमण होगा। आधा घूमेगा तो दिशा परिवर्तन हो जाएगा। लघुपतन के समय कितना विद्युत धारा का मान होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज की। घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्ध। इन तारों का रंग होता है लाल, काला और हरा। ये तो आसान जानते ही होंगे। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। विद्युत फ्यूज दुर्घटना से सुरक्षा करता है लघुपतन और अतिभारण दोनों से। थोड़ा सा साउंड में दिक्कत है, मैनेज कीजिए। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विध्युन्मय तार यानी गर्म तार में। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा यानी मोटर में पहले विद्युत ऊर्जा जाता है तो उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत जनित परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो विद्युत मोटर में विभक्त वलय होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों धारा प्राप्त होता है डायनेमो से। कोयला कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय। डीजल का उपयोग होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में। 3 को में। यहाँ पे थोड़ा सा अल्टर हो गया, देखिए 179 से यहाँ पे चल गया है, यहाँ 180 देखिए। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, यानी सौर प्लेट हम लोग कहते हैं, वो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? तो विद्युत ऊर्जा में। खिलौने में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल होगा या फिर तेल नहीं, सेल होगा। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? जय मात्रा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। कान्हा विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कान्हा उत्तर प्रदेश में है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है काला। बिहारों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? शॉर्ट सर्किट के कारण। देखते हैं ना, जब दोनों तार सट जाता है तो शॉर्ट सर्किट होता है। फ्यूज तार ऐसे तार पर
का बना होता है जिसका प्रतिरोध अधिक तथा और गलनांक कम होता है। फ्यूज तार मिश्रण है सीसा और टिन का। विद्युत चुम्बक की खोज किसने किया था? विद्युत चुम्बक की खोज किसने किया था? तो ऑस्ट्रेड ने। विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं नर्म लोहा से। विद्युत चुम्बक किससे बनाया जाता है? नर्म लोहा से। प्रकृति में पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? सीएनजी तो गाड़ी चलता है। वायुमंडल में किस गैस के कारण वैश्विक ऊष्मा बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण यानी CO2 के कारण। कौन स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? यानी सौर जल तापक का किस दिन उपयोग नहीं किया जा सकता? यानी बादलों वाले दिन में। आगे देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो स्थितिज ऊर्जा का। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? सूर्य। सूर्य से ही जीवाश्म ईंधन बनता है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटा में 15 किलोमीटर कम से कम चलना चाहिए। सौर जल ऊष्मा का उपयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता। कब? बादलों वाले दिन में। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखे सेल का। कुछ क्वेश्चन है जो दोहरा रहा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करता? सौर ऊर्जा के उत्पन्न नहीं है नाभिकीय ऊर्जा। किस धातु से सौर सेल बनना होता है? सिलिकॉन से। सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य उत्पादन है सूर्य। किसका उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन के रूप में होता है? LPG का। वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैश्विक कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। घरेलू LPG का मुख्य घटक है ब्यूटेन। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तारापुर महाराष्ट्र में है, प्रताप सागर राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और कैगा कर्नाटक में है। यहाँ से फिजिक्स का पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब चलिए देखिए आगे रसायन शास्त्र का है। इससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखिए आगे, रसायन विज्ञान के 265 महत्वपूर्ण प्रश्न। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं प्रतिफल या उत्पाद कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरणों द्वारा। रासायनिक समीकरण में तीर संकेत करता है अभिक्रिया की दिशा। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान है वो क्या कहलाता है? तो संतुलित रासायन। यानी तत्वों दोनों तरफ ये तीर है, इधर भी तत्वों समान है, इसमें इधर भी समान, तो ये संतुलित होगा। थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों की, इसका PDF चाहिए तो AKR एजुकेशन चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। आगे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नई पदार्थ का निर्माण करता है वह कहलाता है संयोजन अभिक्रिया। संयोग करके। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई
कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक सरल यौगिकों में टूट जाता है कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ता है वो उपचयन और हाइड्रोजन जुड़ता है वो अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन के संयोग से होने वाली अभिक्रिया कहलाता है अपचयन। आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन कहलाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है कहलाता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं कहलाते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। भोजन बना का पचना कैसी अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण। श्वसन कौन सी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। सहसजीवियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है कोयला। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है भूरा। चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22 और O11 यानी C12H12। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है H2SO4 Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu। अभिक्रिया विस्थापन जिस यहाँ पे देखिए आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। Fe के साथ आ रहा है SO4 और Cu को अलग कर दे रहा है, इसे विस्थापन हो रहा है। समीकरण 2H2 + O2 2H2 ये है एक संयोजन अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है, ये तो उपचयन पहले भी हो गया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का पहना ह्रास होता है कहलाता है अपचयन, यानी ऑक्सीजन का वियोजन होता है तो ये कहलाता है अपचयन। Na2SO4 BaCl2 से बनता है BaSO4 NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है द्विविस्थापन। इसमें आयनों का आदान प्रदान है। ZN + CuSO4 ZnSO4 Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है विस्थापन अभिक्रिया है। Cu + H2 Cu + H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है तो ये हो जाएगा रेडॉक्स, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों हो रहा है एक साथ। समीकरण CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है उद्वियोजन। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है प्रकाश संश्लेषण से। अभिक्रिया CaCO + H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है 2 अनुपात, यानी H2O होता है H2O। तब इसमें 1 होगा इसमें 2 अनुपात 1 होगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है पीला। आम्ल स्वाद में होता है खट्टा। आम्ल नीले लिटमस को कर देता है लाल, नीले को लाल कर देता है। आम्ल धातु से अभिक्रिया कर कौन सा गैस उत्पन्न करता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है अम्ल। जल में हाइड्रोजन आयन कौन देता है अम्ल। नींबू तथा संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। लाल चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल का ऐसी नाम है एसिटिक अम्ल। थोड़ा फास्ट चलते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। एसिटिक अम्ल का ऐसी नाम है एथेनोइक अम्ल। क्षार स्वाद में होते हैं कड़वा। लाल लिटमस को नीला कर बना देता है कौन क्षार। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता
अपचय अपच के उपचार में किससे अपच का उपचार किससे किया जाता है? एंटासिड से। हमारे शरीर की मांसपेशियों में किस अम्ल के जम जाने से थका महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल का। अम्ल वर्षा का मान pH मान होता है 5.6 से कम। शुद्ध जल का pH मान 7.0। चूना जल का pH मान 11। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं क्षार। सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन होता है उदासीन। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। बेकिंग पाउडर का अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा अवयव क्या होगा? तो टार्टारिक अम्ल होगा। बैटरी अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल तथा अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं लवण। बुझा हुआ चूना है CaOH का हल्कू। NaCl है लवण। H2SO4 है अम्ल। प्रकृति सूचक है हल्दी। धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? H2 देखिए। किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? CaOH का उपयोग। जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय होता और ना ही क्षारीय, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? बैंगनी। NaOH है क्षार। सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता? पीला। आगे देखते। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZnO2 प्लस H2। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक का होता है जिसे निकाला जाता है लाइकेन से। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय। बैटरी अम्ल होता है H2SO4। सांद्र लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय। कोई घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। घोल का pH है 7 से अधिक। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होता है 5.6 से कम। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मिथेनोइक अम्ल। मधुमक्खी का डंक एक अमृत छोड़ता है। अमृत यानी अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यह अम्ल है मिथेनोइक अम्ल। किसके कारण अम्लीय वर्षा होता है? SO2 के सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। शुद्ध जल का pH मान 7। हमारा शरीर pH के कितने परास के बीच कार्य करता है? 7.0 से 7.8 तक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसका pH होगा 7 से अधिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? 10.5। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल। OH का क्रियाशील मूलक है अल्कोहल। O क्रियाशील मूलक है ईथर का। CO क्रियाशील मूलक है कार्बोनिक अम्ल यानी कीटोन का। CHO क्रियाशील मूलक है एल्डिहाइड। COOH क्रियाशील मूलक है कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH। एल्केन CnH2n+2। एल्केन का रासायनिक सूत्र है CnH2n। एल्काइन का रासायनिक सूत्र है CnH2n-2। बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6। एथिल एल्कोहल का IUPAC नाम है एथेनॉल। CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? एल्केन के। प्रोपेनॉन में उपस्थित कार्यात्मक समूह है OH। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 7।
आणविक द्रव्यमान 78 यहाँ पे होगा 78। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन। एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें सहसंयोजक बंधनों की संख्या है 7। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है नाइट्रोजन। वनस्पति तेलों में होती है लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इथेनॉल। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है इथेनोइक अम्ल। एथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र होता है C2H5OH। कार्बन पृथ्वी पर पाया जाता है 0.02%। कार्बन के अपरूप हैं हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, फ्लोरीन इत्यादि। जीवन शक्ति का सिद्धांत किसने दिया था बर्जेलियस ने 1815 में। आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। इसके आगे कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। तो इसे कम से कम 2 से 3 बार देखिए ज़रूर, क्योंकि 2 से 3 बार देखने के बाद आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। अगर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।